फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स हैं। इजराइल वॉर्न्स पाकिस्तान, आईएसआई ये क्या है? अच्छा, बस्टेड, मैंने कहा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। यूएस MQ-4C ट्राइटन मिसिंग, नो सोर्स कोड रफेल। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस रफाल फाइटर्स में नहीं मिलेगा सोर्स कोड, लेकिन इंटीग्रेट होंगे भारत के वेपन। भारत और यूएस के बीच एडवांस टेक्नोलॉजीज के को प्रोडक्शन पर बातचीत। इजराइल की धमकी के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने डिलीट किया अपना पोस्ट, और दिल्ली पुलिस ने बस्ट किया आईएसआई का एक और बड़ा मॉड्यूल। हेलो, कहाँ कहाँ घुसा पड़ा आईएसआई, हर रोज न्यूज आ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा अगले महीने तक दसॉल्ट एविएशन के लिए 114 रफाल फाइटर्स वाली डील के तहत रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि आरएफपी को जारी किए जाने की उम्मीद है, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएशंस की प्रोसेस स्टार्ट होगी। और बाकी जैसा कि पहले भी कंफर्म किया गया है और इस रिपोर्ट में भी इस बात को कंफर्म किया गया है कि इस डील में सोर्स कोड शामिल नहीं है, लेकिन हार्ड वायर आईसीडी यानी कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट शामिल है। और इसी आईसीडी के माध्यम से भारत इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो 114 रफाल फाइटर्स हैं तो इनमें भारत के स्वदेशी मिसाइल्स और वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा सके। बाकी डीएसी ने जो प्रपोजल क्लियर किया है उसके मुताबिक 18 फाइटर्स हम डायरेक्टली फ्रांस से फ्लाई अवे कंडीशंस के तहत लेंगे, और बाकी के 96 फाइटर्स भारत में स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। बाकी जो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो फ्रांस है वो इस डील के तहत सोर्स कोड भारत को हैंड ओवर नहीं कर रहा है, और इसलिए इस डील में एक बड़ी बाधा आई है। तो इसी पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स के हवाले से ये कंफर्म किया गया है कि कोई भी देश इन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कोड्स जो कि रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट, वेपन इंटीग्रेशन इन सबको कंट्रोल करते हैं तो वो किसी थर्ड कंट्री को नहीं देता है। वही तो हम और ये कहते कहा थे। गया कि ये जो डील है ये ऑन ट्रैक है, और सोर्स कोड्स जो कि वर्चुअली पूरे फाइटर को कंट्रोल करते हैं। मैंने यही कहा था, मैंने कहा कौन दे सकता है। मैं तो हैरान होती थी जब वो न्यूज आ रही कि सोर्स कोड दे रहा हूँ। भैया यूएस से तो दे नहीं रहा, ये दे रहा है, वो दे रहा है। मैं बड़ी हैरान होती थी। मैं ना, वो तुम्हें सोर्स कोड ही दे देगा तो वो फिर आगे क्या बेचेगा? कोई दे ही नहीं सकता। अब आज वो बात क्लियर हो गई कि वे सोर्स कोड तो कोई भी नहीं देता। हैरानी की बात थी जब सब लोग ये न्यूज बना के दिखा रहे थे। टारगेट ट्रैकिंग, फ्लाइट कंट्रोल, वेपन लॉन्च, वेपन रिलीज एल्गोरिथम्स ये सभी शामिल होते हैं। तो ये कोड OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, जो कि सबसे क्लोजेस्ट एलाइज के साथ भी कभी भी शेयर नहीं की जाती है। किसी के साथ नहीं करेंगे। रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया है कि रशिया जो कि भारत का सबसे पुराना और रिलायबल पार्टनर है, जिसने सुखोई Su-57 फाइटर्स की 2 स्क्वाड्रंस और साथ ही मौजूदा Su-30 MKI फाइटर्स की फ्लीट का अपग्रेड, तो इनमें से किसी भी फाइटर्स की ना तो रशिया ने कभी सोर्स कोड ऑफर किए हैं और ना ही कभी शेयर किए हैं। और ये सेम कंडीशन बाकी अन्य सभी मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी रहती है। और वही तो, इसका भी, रशिया का भी कई बार बोलते हैं ना, वो तो पूरा सोर्स कोड दे रहा है, ये दे रहा है। इंडिया तो ये क्या, यूएस है तो ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो हम तो कहते थे जो सोर्स कोड दे रहा है उससे ले लो। अब वो भी क्लियर हो गया कि रशिया ने भी कभी भी कोई सोर्स कोड नहीं दिया है। वही तो मैं कह रही हूँ, सब भैया बिजनेस करने आए हुए हैं। नहीं, वो बिजनेस कर रहे हैं यार। वो थोड़ी कोई, आप जिसको बेच रहे हैं उसी को आप बोल दोगे कि आगे से तू खुद बना ले, मेरी कमाई बंद हो जाएगी। ये तो हुआ कोई बेचने वाला मैन्युफैक्चरर बता दे भैया कैसे मैं मैन्युफैक्चर कर दो ताकि तुम बना लो और मेरी दुकान बंद हो जाए। नहीं, उन्होंने बहुत पैसा लगता है रिसर्च डेवलपमेंट में, इतनी R&D करके दिमाग फाड़ के उन्होंने बनाई चीज। आपको ऐसा थोड़ा देंगे। इंडिया कभी नहीं देगा। अगर इंडिया ने बनाया तो इंडिया थोड़ी को किसी को दे देगा। कुछ चीज बना दी टेक्नोलॉजी, आप थोड़ा किसी को दोगे। पैसे का मतलब ही नहीं है, तो आपने मेहनत से बनाई है। ऐसी बात होती तो इसलिए इतने समय लगा था हमें अपने सैटेलाइट्स बनाने में। अपने जो रॉकेट्स हम उड़ाते हैं क्रायोजेनिक इंजन के लिए कितना टाइम लगा। वो हम किसी को दे देंगे उस वो टेक्नोलॉजी की, भाई तू यूज कर ले? कभी भी नहीं। सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स में हमने अपने खुद के स्वदेशी वेपन्स को जिस तरीके से इंटीग्रेट किया है, तो वही सेम मेथड इन रफाल फाइटर्स में भी स्वदेशी वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी आसान से शब्दों में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सोर्स कोड होता है अगर वो आपको मिल रहा है तो आप उसकी मदद से एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ किसी भी वेपन को इंटीग्रेट करना शामिल नहीं है, बल्कि आप उसके रडार, उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, उसके डेटा लिंक सब कुछ बदल सकते हैं। और उसमें अगर कोई बग आ रहा है तो उसे आप बिना OEM के परमिशन के सही भी कर सकते हैं। और पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई केस नहीं दिखता है जहाँ पे किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री को अपने फाइटर का कंप्लीट सोर्स कोड ऑफर किया हो। रही बात आईसीडी की, जिसका इस्तेमाल करके भारत रफाल में खुद के वेपन्स को इंटीग्रेट करेगा, तो ये आपको सोर्स कोड की तरफ फुल कंट्रोल तो नहीं देता है, लेकिन काफी हद तक एक पार्शियल कंट्रोल देता है एयरक्राफ्ट का। और पार्शियल कंट्रोल है तो ऑब्वियसली जो लिमिटेशन है वो भी बनी रहेंगी। और ये सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि मेजर अपग्रेड के लिए आपको OEM पर निर्भर रहना ही पड़ेगा।
सच्ची बात। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच थिएटर कमांड्स के क्रिएशन को लेकर जो डिस्कशंस हुए थे वो पूरे हो चुके हैं और अगले सप्ताह तक ये जो प्रस्ताव है आखिरकार भारत सरकार के सामने सबमिट किया जाएगा। एक और अपडेट है कि रणसंवाद को संबोधित करते हुए भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से भी बताया गया है कि पिछले साल से हमारे वॉर गेम्स में जो न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं तो उसको भी महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि हमारे दोनों ही बॉर्डर्स पर जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो एक रियलिटी है। तो इसलिए इसको डिस्कस किया जाना बेहद जरूरी है और हर दिन हम ऑफेंसिव और डिफेंसिव प्लान्स को देख रहे हैं और अपनी फोर्सेस की सुरक्षा के लिए क्या करने की जरूरत है तो उन एक्शंस को भी देखा जा रहा है। जो न्यूक्लियर थ्रेट है इससे पहले स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के टॉप मोस्ट लेवल पर ही डिस्कस किया जाता था, लेकिन अब इसे कोर कमांडर्स लेवल और आर्मी कमांडर लेवल पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर्स के लेवल पर भी डिस्कस किया जा रहा है वॉर गेम के हिस्से के तौर पर, ताकि उन्हें भी संभावित न्यूक्लियर थ्रेट्स के बारे में जो जरूरी जानकारी है वो मिलती रहे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत और अमेरिका के बीच मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को एडवांस करने के लिए महत्वपूर्ण डिस्कशंस हुए हैं। इसमें हाई एंड टेक्नोलॉजीज के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट वाले एफर्ट्स के अलावा इंडो पैसिफिक में शेयर्ड प्रायोरिटीज तो इनको भी महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कस किया गया है। और अमेरिका ने लॉन्ग रेंज की प्रिसिशन फायर्स, रेजिलिएंट लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और ऐसी और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज वाले क्षेत्रों में अपने बीच के कॉपरेशन को और भी डीप करने की प्रतिबद्धता को दर्शाया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कर्नल श्रीकांत पुरोहित को भारतीय सेना ने ब्रिगेडियर रैंक में प्रमोट करने के लिए क्लियर किया है और यह कदम विशेष रूप से आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि AFT द्वारा उनके रिटायरमेंट पर रोक लगाए जाने के बाद लिया गया, क्योंकि कर्नल पुरोहित 31 मार्च 2026 को रिटायर होने वाले थे और ये रोक इसलिए लगाई गई थी ताकि आर्मी कर्नल पुरोहित के पेंडिंग प्रमोशन क्लेम्स को रिव्यू कर सके जिनमें अनुचित रूप से देरी हुई थी। और अब चूंकि कर्नल पुरोहित को ब्रिगेडियर रैंक पर प्रमोट किया गया तो अब उनकी जो सर्विस है वो 2028 तक एक्सटेंड हो गई है। और निश्चित रूप से कर्नल पुरोहित का एक बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग पड़ा सम्मान था जो कि अब उन्हें 17 वर्षों के लीगल बैटल के बाद अब जाके मिला है। और कर्नल पुरोहित हमारे वो सोल्जर हैं जो कि अंडर ट्रायल में भी उन्होंने हमेशा सर्विस को चुना। वो जेल में रहे, उन पर एलिगेशंस लगे, पब्लिक जेल में भी, इसके बावजूद वो लगातार लीगली फाइट करते रहे और आर्मी के प्रति वो हमेशा कमिटेड रहे। और अगर आप सोशल मीडिया पर उनके पुराने इंटरव्यूज देखेंगे तो उसमें आपको ये बात अच्छी तरह से दिखाई भी देगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम कर्नल पुरोहित की केस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर क्या हुआ था, किस में फंस गए थे, स्पेशल वीडियो जरूर लाएंगे। आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी ISI और आतंकी संगठन बब्बर खालसा द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले बब्बर खालसा फिर से प्रमुख जासूसी नेटवर्क को बस्ट किया है और इसके तहत दिल्ली और पंजाब के अलग अलग जगहों से 11 इंडिविजुअल्स की गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी देश के अलग अलग हिस्सों में कैमरास इंस्टॉल कर रहे थे और एक इंक्रिप्टेड एप्लीकेशंस के माध्यम से पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में भी थे और वहां से इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कि किस तरह से जासूसी करनी है, किसकी जासूसी करनी है। और ये लोग ऐसी गतिविधि में शामिल थे जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पहले ऑपरेशन में 6 लोग लड़के और इनके द्वारा इंस्टॉल किए गए 9 सोलर पावर्ड CCTV कैमरास को भी रिकवर किया गया था जो कि सेंसिटिव सिक्योरिटी और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के पास इंस्टॉल किए गए थे। और ये कैमरास पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव फीड्स ट्रांसमिट कर रहे थे। ये बिल्कुल उसी तरह का मॉड्यूल है जो कि गाजियाबाद में पकड़ा गया था। इसके अलावा पुलिस ने 4 पिस्टल्स भी रिकवर करी है। इन्वेस्टिगेशंस में खुलासा हुआ है कि इस मॉड्यूल को जो फंडिंग है वो UPI ट्रांजैक्शंस के माध्यम से मिल रही थी और इनके फंड्स का एक पोर्शन इलीगल आर्म्स स्मगलिंग के माध्यम से आ रहा था। और फिर जब दूसरा ऑपरेशन हुआ जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट्स के आधार पर कंडक्ट किया गया था तो उसमें 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए पंजाब से और ये भी आर्मी और पैरामिलिट्री के सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के पास जासूसी करने का काम कर रहे थे और पाकिस्तान बेस्ड अपने हैंडलर्स को ये फोटोज और वीडियोस शेयर कर रहे थे इन सेंसिटिव लोकेशंस की। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये नेटवर्क आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं को रिक्रूट करने और उनको रेडिकलाइज करने में भी शामिल था। और जो CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए वो मल्टीपल लोकेशंस पर किए गए थे जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सभी स्टेट्स शामिल हैं ताकि सेंसिटिव एरियाज को मॉनिटर किया जा सके। और ये मॉड्यूल एक पॉसिबल आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर वो सेंसिटिव एरियाज हैं तो उसमें इतना मतलब बोलना चाहिए कि इतने डिस्टेंस तक कोई कुछ नहीं हो सकता और फिर रेगुलरली वहाँ पे जाकर जैसे होता है ना कि सारी चीज़ें देखते हुए सर्च क्या बोलते हैं उसको, जैसे होता है ना कि अब रोज़ दिन में 2 बारी चक्कर लगाए जाएंगे देखने के लिए कि कुछ ऐसा नहीं। हाँ, इंस्पेक्शन करो रेगुलरली कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, कोई कैमरा कोई कुछ नहीं। ड्यूटी होनी चाहिए। जैसे वहाँ नहीं है वो कौन से एरियाज हैं USA का, वो कहाँ जहाँ पे बोलते हैं एलियंस है वहाँ पे किसी को उस इलाके में आना ही नहीं अलाउड होता। वैसे ऐसे एरियाज में वैसे रिस्ट्रिक्शंस डालो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ग्रेनेड अटैक भी शामिल है और इस मॉड्यूल को बस्ट करके इस बड़े हमले को भी नाकाम किया गया है। बाकी इस नेटवर्क के अन्य मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी पूरी साजिश है उसका पर्दाफाश जल्द ही किया जाएगा। इसी तरह से आंध्र प्रदेश पुलिस ने भी एक 38 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है सईदा बेगम और जिसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी बताया जा रहा है और उस पर आरोप है कि ISIS मॉड्यूल के लिए काम कर रही थी और इसका काम था अलग अलग स्टेट्स में इस मॉड्यूल में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन रिक्रूटमेंट के माध्यम से शामिल करवाना। इसको पकड़ा गया था 25 मार्च को और उनकी योजनाओं में एक सेपरेट डेडिकेटेड महिला आतंकियों की विंग को स्थापित करना भी शामिल था जिसका नाम रखा जाता था ख्वातीन
और इस सईदा बेगम को ही इस महिला आतंकियों की विंग का लीडर बनाया जाता है और इसके माध्यम से इनकी योजना थी आतंकी गतिविधियों के लिए महिलाओं को रिक्रूट करके उन्हें फायर आर्म्स, स्नाइपर राइफल्स, एक्सप्लोजिव्स तो इन सबकी ट्रेनिंग देना। ऐसे भी आरोप है कि इसने लगभग 42 महिलाओं को रिक्रूट भी करवाया। चल तो लड़कों की तरह के लड़के थे कि जम्मू में महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पर एक रूटीन सिक्योरिटी चेक के दौरान इंडियन आर्मी ने एक सस्पेक्ट को डिटेन किया है और ये सस्पेक्ट एक स्कूल वैन ड्राइवर के तौर पर कार्य कर रहा था और इसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस पास भी था। रिपब्लिक वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी पहचान तौसीफ के तौर पर हुई है और ये आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर ही स्कूल वैन ड्राइवर के तौर पर कार्यरत था और इसके पास हाई सिक्योरिटी जोन का ऑथराइज एक्सेस भी था। रिपोर्ट में ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि इसे बी गेट पर इंटरसेप्ट किया गया था और इसके फोन से 3 पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं जो कि चाचा गुजरा, अहमी और अली भी के नाम से सेव थे। बाकी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। स्कूल में हमसे भी पूछा था कि जो है ना ये ने यूएस और यूक्रेन की जासूसों को पकड़ा था तो उनका क्या चल रहा है, तो उनका बस कुछ नहीं चल रहा है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उनके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है। बाकी वीडियोस आप सब देखिए तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो व्हील चेयर पे इतना मारा है। जलाल नेशन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट करी जिसमें उन्होंने इजराइल को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया, उसको इविल कहा, उसको मानवता के लिए अभिशाप कहा और कुछ ऐसा भी कहा उन्हें तो नर्क में चलना चाहिए। और ये भी लिखा था कि पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान, यहाँ पे ईरान की वजह से कई सारे इनोसेंट सिटीजन्स की जान जा रही है। वो बात अलग है कि दलाल नेशन पाकिस्तान के ही ब्लंडर की वजह से लेबनान में कई सारे लोगों की जान गई, उसने ही सारी कंफ्यूजन क्रिएट करी थी कि लेबनान भी सीज फायर में इंक्लूड है, जबकि इजराइल और यूएस दोनों ने इस बात से इनकार कर दिया कि सीज फायर वाले एग्रीमेंट में लेबनान शामिल नहीं था। बाकी इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो एक्स पर इजराइल को लेकर इस तरह की पोस्ट करी, एक तरह की धमकी थी, तो फिर उसके बाद इजराइल की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और जिसमें एक लाइन ये भी कही गई थी कि इजराइल को कैंसर कहना उसके विनाश का आह्वान करने के बराबर है। यानी कि एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे और इसलिए इजराइल उन आतंकियों से अपने आप को डिफेंड करेगा जो कि इजराइल को खत्म करने की कसम खाते हैं। और हिस्ट्री में एक तरह से पहली बार है जब इजराइल ने पब्लिकली पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट कहा है और ये जवाब था इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से। फिर उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से भी इस पर स्टेटमेंट आई जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजराइल के विनाश का आह्वान बेहद निंदनीय है और ये ऐसा बयान नहीं है जिसे किसी भी सरकार द्वारा बर्दाश्त किया जा सके। और विशेष रूप से यह बयान उस सरकार से है जो कि खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करती है। और जबकि ऑस्ट्रेलियन जूइश एसोसिएशन ने भी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इसी कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट करने के लिए कहा है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो खुले तौर पर इजराइल को अब्यूज कर रहे हैं, यहूदियों को मारने की इच्छा भी रख रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं और फिर ये कहेंगे कि हम तो मीडिएटर हैं और न्यूट्रल हैं। बाकी आपको बता दें कि इजराइल के स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपना एक्स से ये वाला पोस्ट डिलीट कर दिया और यूएस लॉ मेकर ने भी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस कमेंट पर अपनी चिंता व्यक्त करी थी कि एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर टॉक्स को लीड करने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनके रक्षा मंत्री इजराइल और यहूदियों को टारगेट कर रहे हैं। और इससे पहले भी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान को अपने 2 मेन एनिमीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और वो एनिमीज हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के मुताबिक भारत और इजराइल। लेकिन हमारे हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री जो कि दलाली कर करके ही पूरा देश चला रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो इस वीकेंड यूएस और ईरान के बीच इस्लामाबाद में पीस टॉक्स को होस्ट करने की तैयारी कर रहा है और इसकी सिक्योरिटी कवर भी बढ़ाया गया है। लेकिन अभी जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब तक जो ईरान की मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं तो उनमें इन सभी दावों को खारिज किया जा रहा है और ये भी कहा है कि यूएस के साथ पाकिस्तान में इस पीस टॉक के लिए ईरान से कोई भी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जा रहा है। और पाकिस्तान में अमेरिका के साथ पीस टॉक वाली रिपोर्ट्स को फॉल्स बताया गया। तो इंटरेस्टिंग बात है अगर ईरान का डेलीगेशन इस पीस टॉक के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहा है तो अमेरिका के ऑफिशियल्स के पाकिस्तान के साथ इस पीस टॉक पर बात करने और अभी भी हमारे वहाँ कुछ कोई लग रहा होगा कि पाकिस्तान की तो फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल कमाल ही है। लास्ट वाली न्यूज तो बड़ी कमाल की थी कि ईरान के कौन से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो अपनी कोई धुन में या दुनिया में हैं, जैसे कई यहाँ पे इंडियन यूट्यूबर्स बोलते हैं ना क्या सूंघ के बैठे हैं क्या, कि उन्हें यही नहीं पता। यहाँ से अभी उसके बारे में लेटेस्ट जो न्यूज़ होगी वो अमेरिकन देसी टीवी में आप जाकर देखना कि अभी क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ गया, क्या हुआ, लेटेस्ट सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पर दैट इज़ जस्ट शॉकिंग कि ईरान वाले ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भैया कोई हम तो नहीं जा रहे हैं, तो उनका क्या भूत जा रहा है या यूएसए से कौन जा रहे हैं, फिर क्यों जा रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है देखिए फ्यूचर में जबरदस्त कुछ होने वाली है। इजराइल और पाकिस्तान में फाइट होगी जिस तरह से पाकिस्तान बोल रहा है दैट्स फाइट दैट्स फाइन, मगर इजराइल इन चीज़ों को उसके पास भी हैं तो देयर इज गोइंग टू बी सम कन्फ्रंटेशन बिटवीन इजराइल एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्यों अननेसेसरी बोलता जा रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। अननेसेसरी जो बोल रहे हैं ना पंगे में आएगा वो। और वो सीज फायर इसलिए नहीं करा रहा कि उसको एक्चुअली में वॉर इसकी रुकवानी है, उसको अपना फायदा है, उसका बैंड बजा हुआ है इस वॉर की वजह से फाइनेंशियल, और साथ में उसको ये हो रहा है कि भैया मुस्लिम देश एक दूसरे से ना लड़े, हम सब इकट्ठे हो जाएं। पाकिस्तान को ये पता नहीं है कि इजराइल और यूएसए एक तरफ है, वो एक तरफ है और इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो
बड़ा ज़बरदस्त हिट लगने वाली है पाकिस्तान के फ्यूचर में, अगर उनका जो थॉट प्रोसेस है चेंज नहीं होता। ईरान के साथ भी वही प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ये इस तरह से ईरान जो है कोशिश कर रहा था, तो भैया इसीलिए इसके ऊपर अटैक हुआ है। वन ऑफ द मेन रीजंस ये है, अगर पाकिस्तान इसी तरह के स्टेटमेंट्स और इसी तरह की हरकतें करता रहा तो ईरान के बाद इसका नंबर आने का बहुत बड़ा चांस है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।